गुड इवनिंग बच्चों। वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर कंपनी अकाउंट्स। एक चीज कर ले, इसको मैं अपना ट्रेडमार्क डाल दें हम लोग, ठीक। सो हम लोग शुरू कर रहे हैं गाइस, कंपनी अकाउंट्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि 2 मार्क्स का OTQs और 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंपलसरी इस चैप्टर में से आता ही आता है। वैसे तो इस चैप्टर का वेटेज जो है वो 10 मार्क्स है, बट मैंने अभी आपको 8 मार्क्स का 10 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया मैंने आपको। 2 मार्क्स का OTQ आएगा, 2 अलग अलग क्वेश्चन आएंगे OTQs में कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर, एंड 1 8 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी आना ही आना है। पार्ट ए का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 17 या 18, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन की पेपर की फ्रेमिंग कैसे हो रही है, वो कंपनी अकाउंट्स का ही रहता है। कंपनी अकाउंट्स में आपको 2 क्वेश्चंस आते हैं और में ऑप्शन में आते हैं, दोनों ही कंपनी अकाउंट्स के रहते हैं। आपकी मर्जी है, जो भी चॉइस कर लीजिए। सो उस हिसाब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, सीधे सीधे 10 मार्क है, प्लस स्कोरिंग भी है। क्यों स्कोरिंग है? क्योंकि इस वाले क्वेश्चन जो क्वेश्चन आता है उसमें हमें जर्नल एंट्रीज करनी पड़ती हैं, स्टेप मार्किंग होती है। अगर आप स्टेप सही करते हो उस पर भी आपको हर एंट्री पर आपको मार्क मिलता है। ये रही बात। दूसरा बात क्यों ये चैप्टर अच्छा है, बिकॉज इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आता है। शुरुआत में हमको लगता है रिपीटेटिव वर्क हो रहा है, बट एक बार जब हम सारे कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, सारी चीजें सीख जाती है, बिकॉज हमको लास्ट स्टेज तक पहुंचना है, एक स्टेप करके चढ़ेंगे। तो शुरुआत में हमको लगता है ये पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन जब आप एंड में पहुंचोगे तब भी आपको लगेगा पता नहीं क्यों हो रहा है। लेकिन दोनों पता नहीं क्यों हो रहा में डिफरेंस होता है। पहला वाला पता नहीं क्यों हो रहा है आप इसलिए बोलोगे, आपको लगेगा यार ये क्या है, तो बड़ा सा इजी है, सेम एंट्रीज है। और लास्ट में पता नहीं क्यों बोलोगे कि ये होगा कैसे, ठीक है। सो इसलिए जब हम स्टेप बाय स्टेप एक चीज पर ध्यान देंगे तो हमें डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। सो पूरा डिटेल में सीखेंगे। स्टार्टिंग करेंगे हम थ्योरी पार्ट से। सर ISC का आपने नहीं बताया क्या? ISC में तो कितना? भैया 12 मार्क का क्वेश्चन है, 12 मार्क का क्वेश्चन। अच्छा ओके सर, सेक्शन बी में ना? सेक्शन बी में। सेक्शन ए में तो देखो, सेक्शन ए में तो हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा, हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा। तो तुम्हारा सेक्शन है तो बहुत ज्यादा डिफाइंड रहता है, 10 क्वेश्चन रहते हैं चैप्टर्स में के हिसाब से। 1 क्वेश्चन तो हर चैप्टर में से बनता ही है, हर कॉन्सेप्ट के ऊपर बनता है। अब बात रही 12 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है इनके यहाँ, तो मैक्सिमम मैं एक्चुअली ये बताना चाहता कि जो हमारे पेपर में मैक्सिमम नंबर वाला क्वेश्चन रहता है वो कंपनी अकाउंट्स का रहता है। CBSE में 8 मार्क्स का मैक्सिमम रहता है और आपका ISC में 12 मार्क्स का मैक्सिमम रहता है, ठीक। सो वो मार्क्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, बट मार्क्स के हिसाब से बात नहीं करें। कॉन्सेप्चुअली भी बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, करने में मजा आता है, दिमाग लगाना पड़ता है। एडमिशन, पार्टनरशिप, रिटायरमेंट, एक चैप्टर था फंडामेंटल जहां हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था। एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जहां मैकेनिकल वर्क ज्यादा है। कुछ चीजों का ट्रीटमेंट था, एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको सारी चीजें सीक्वेंस से करनी पड़ती है, दैट्स इट, इतना ही था। बस डिफिकल्टी क्यों होती है हम लोगों को, क्योंकि वो लंबा क्वेश्चन चला जाता है। बट कंपनी अकाउंट्स में आपको फॉर एवरी एंट्री आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें क्या अमाउंट आएगा। सो मजा आता है इस चैप्टर को करने में। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है, एक कैश फ्लो जो मुझे सबसे अच्छा लगता है पर्सनली, और एक कंपनी अकाउंट्स 12th अकाउंट्स में, तो पर्सनली मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। चलिए कंपनी अकाउंट्स तो पहले जान लेते हैं व्हाट इज कंपनी। यस प्लीज, फास्ट आंसर देंगे। कंपनी है, बिजनेस स्टडीज में हमने पढ़ा है। चलिए मैं ही बोल देता हूँ, आप लोग तो बोलेंगे नहीं। कंपनी क्या होता है? हाँ जी। So a company is an artificial person who has its own separate legal entity which cannot be governed by anyone. So उसमें जो मैं बोल रही सर आपकी वॉइस थोड़ी मतलब कट गई, सुनाई नहीं दी। कोई बात नहीं, तुम बोलो, मुझे तुम्हारी सुनाई दे रही है। एंड सर कंपनी में मतलब कंपनीज 2 टाइप की हो सकती हैं, प्राइवेट लिमिटेड होती हैं, पब्लिक लिमिटेड होती हैं। कंपनी राइट नाउ रेस्ट्रिक्ट टू द व्हाट इज कंपनी।
सर कंपनी एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आर्टिफिशियल मतलब पर्सन है, कोई इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक सर है, जिसका चल, कोई ओनर नहीं होता। जिसका कोई ओनर नहीं होते, कंपनी खुद की ओनर होती है। ठीक है, Yes. सो ऐसा नहीं है कि कोई ओनर नहीं होता, ओनर होता है, बट कंपनी गवर्न खुद अपने नाम से होती है, हम देखेंगे अभी। कुछ चीज़ें तो बहुत सही बोली ये, पर क्या है, ये सारे फीचर्स है कंपनी के। डेफिनेशन अगर मैं जाऊं, ठीक है, तो कंपनीज एक्ट, इसको गवर्न कौन करता है? कंपनीज एक्ट 2013। जमाना था जब इस कंपनीज एक्ट को कंपनीज एक्ट 1956 बोला जाता था, वो हमारा जमाना था। अब जमाना चेंज हो गया है, तो इसको कंपनीज एक्ट 2013 बोलते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2, वैसे हर सेक्शन के, मैं आपको बताता हूं, हर एक्ट के सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशन होती हैं। अगर आपको याद हो तो जो आपकी बुक थी 11th की, उसमें भी चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स था, जिसमें हर वर्ड की डेफिनेशन दी है। ऐसे ही जब कोई एक्ट बनता है इंडिया में, तो ये कॉमन सेंस के लिए बता रहा हूँ मैं, कॉमन नॉलेज के लिए, कि जो भी एक्ट बनता है उसके सेक्शन 2 में डेफिनेशन होती है। तो सेक्शन 2 में सब सेक्शन कुछ भी होगा, हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। सेक्शन 2 क्या बोलता है, उसने डेफिनेशन क्या दी, इतनी बेहतरीन डेफिनेशन दी कि मजा ही आ गया। बोला ऑर्गेनाइजेशन विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 इज अ कंपनी। वाह 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 मेरे मुन्ना वाह। ठीक है, एक्चुअली सही बात है। ये डेफिनेशन आपको क्या बताना चाह रही है? ये डेफिनेशन आपको बताना चाह रही है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द टॉप मोस्ट फीचर ऑफ कंपनी। वो क्या फीचर है? वो फीचर है ये, क्या? इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं डेफिनेशन के साथ साथ फीचर्स भी बताता जा रहा हूं। इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है? कंपनी एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप विदाउट रजिस्ट्रेशन के स्टार्ट नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट वर्क एज अ कंपनी अंटिल एंड अनलेस यू हैव रजिस्टर्ड इट। हमने इसके पहले 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, जस्ट इसके पहले हमने पार्टनरशिप पढ़ा था। दोनों में ही हमने ये पढ़ा था दैट रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, a written agreement is not compulsory. However, to work as a in the form of organization as a company, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन मींस, और इनकॉर्पोरेशन का मतलब ही होता है रजिस्ट्रेशन। इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन मींस एक ऐसी कंपनी जिसको कंपनीज एक्ट 2013 ने अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया है, रजिस्टर कर लिया है। सो OTQs के लिए पहला नॉलेज हमारा क्या है? ये कि अ कंपनी कैन नॉट बी फॉर्म विदाउट रजिस्ट्रेशन। ठीक, तो डेफिनेशन भी यही बोलती है, डेफिनेशन का मतलब भी यही था। अब अगर हमें तो आपको जो कंपनीज एक्ट डेफिनेशन देती है उसके बाद उसको पढ़कर आप कंपनीज के बारे में ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं। कंपनीज को समझने के लिए आपको उसके फीचर्स ही देखने पड़ते हैं, जैसा कि सिमरन ने बताना शुरू करा था। ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम किसी को कंपनी समझाएंगे, हम विथ डेफिनेशन नहीं समझा सकते। पार्टनरशिप को हमने विथ डेफिनेशन समझा था डिटेल में, लेकिन कंपनी को समझने के लिए उसके फीचर्स को समझना पड़ेगा। सो फर्स्ट इज इनकॉर्पोरेशन, that is incorporated organization means you cannot start a company without registering it under Companies Act 2013. सेकेंड, सेम सिमरन ने जो बोला था वही वाला पॉइंट ले रहा हूं, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? अगर आप कंपनी को रजिस्टर करवाते हो तो कंपनी को एक अलग लीगल पहचान मिल जाती है। अब जब मैं ये बात करता हूं ना, तो मेरे कुछ शार्प स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कुछ पूछते हैं, बोलते हैं सर ये तो आपने हमें 11th में भी पढ़ाया था कि अ बिजनेस इज हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? फिर तो एक सोल प्रोप्राइटर भी सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, तो मैंने, अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरे पास ही पढ़ा है, तो मैं जब भी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट समझाता हूं, द फर्स्ट वर्ड आई यूज इज फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। अगेन, for the purpose of accounting, we assume
बिजनेस एंड बिजनेसमैन एज टू सेपरेट पर्सन। मतलब वहां सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में हम बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग के पर्पस से आप बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग मानोगे। एक्चुअली जब आप बिजनेस में डेफिनेशन पढ़ते होंगे सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो आपको यह समझाया जाता होगा कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर वन। और अगर कोई ऐसी टीचर है जो एग्जाम्पल देती है, जो जनरली टीचर्स एग्जाम्पल देते हैं, वो बोलते हैं दो जिस्म एक जान होते हैं, बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही होता है। बट कंपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां कंपनी अपने ओनर से एक सेपरेट लीगल एंटिटी रखती है, नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग बट फॉर एनी पर्पस। मतलब एक कंपनी जब वर्क करेगी तो अपने खुद के नाम से करेगी। एक कंपनी जब एसेट्स खरीदेगी तो खुद के नाम से खरीदेगी। एक कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बेचेगी खुद के नाम से बेचेगी। एक कंपनी कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करेगी खुद के नाम से करेगी। जैसे मेरा ऑर्गेनाइजेशन है तुलसन एजुकेशन हब, आई एम अ सोल प्रोप्राइटर। जब तुलसन एजुकेशन हब को कोई कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो साइन हरीश तोलानी का होगा, तुलसन एजुकेशन हब का नहीं होगा। लेकिन एक कंपनी जब कहीं साइन करेगी तो वहां पर कंपनी के ओनर की साइन नहीं होगी, क्योंकि कंपनी खुद अपने आप की ओनर होती है। इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज अ सेपरेट पर्सन। जैसे हम पर्सन है वैसे ही वो भी एक पर्सन है। जहां पर तीसरा पॉइंट आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है? इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड will be liquidated by law only। इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है लॉ ने, इसको क्रिएट किया गया है लॉ ने। तो इसको खत्म भी कौन कर सकता है? लॉ ही कर सकता है। ठीक है, सो यहां पर चौथा फीचर क्या आ रहा है? परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? हमने सोल प्रोप्राइटर में पढ़ा था 11th क्लास में कि एक ओनर जब मर जाता है तो बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है। हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था कि अगर किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। एक पार्टनर नोटिस देकर पूरे फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी की लाइफ परपेचुअल रहती है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट है तो आपको परपेचुअल का मतलब होता है, पता होगा। परपेचुअल मतलब टू द इंफिनिटी। ठीक, सो कंपनी को ओनर से कोई मतलब नहीं रहता। वंस अगेन, कंपनी को ओनर्स की लाइफ से कोई मतलब नहीं रहता। ओनर जिंदा रह रहा है, मर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट कैन बी लिक्विडेटेड बाय लॉ ओनली। दैट्स व्हाई ये बोला जाता है कि कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, मतलब वो चलती जाएगी। एक कोट जब हम लॉ पढ़ते थे, जब मैं अपने सीए के सेकंड स्टेज में लॉ पढ़ता था, तो वहां पर हमको इस परपेचुअल को समझाने के लिए एक कोट बताया गया था। क्या बोला था? बोला था द किंग इज डाइड, लॉन्ग लिव द किंग। ठीक, तो पहले तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि बात क्या बोल रहे हैं। द किंग इज डाइड, लॉन्ग लिव द किंग। राजा मर गया, राजा अमर रहे। जब आदमी मर गया तो अमर कैसे रह सकता है? तो यहाँ पर जो किंग है, यहाँ किंग किसी पर्सन को नहीं बोला जा रहा, किंग गद्दी को बोला जा रहा है। कि पहले उस गद्दी पे जो बैठा था वो राजा कहलाता था, वो मर गया पर्सन, पर गद्दी अभी जिंदा। उस गद्दी पे अब दूसरा बंदा बैठ गया, वो राजा बन गया। सो राज्य जिंदा है, गद्दी जिंदा है। सेम कंपनी के साथ भी है। कंपनी के ओनर्स आएंगे जाएंगे, मरेंगे जिएंगे, रिटायर होंगे, शेयर्स खरीदेंगे बेचेंगे, खत्म कहानी। कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी कैन बी लिक्विडेटेड बाय द लॉ ओनली। परपेचुअल सक्सेशन। सो ये कुछ फीचर्स हैं जो कंपनी को अपने आप में डिफरेंट बनाते हैं। और जो सबसे बेस्ट फीचर है, जो मुझे अच्छा लगता है, जिसके कारण लोग कंपनीज को बनाते हैं, जिसके कारण जो बड़े बड़े धोखेबाज होते हैं, वो कोई भी धोखा करना, फ्रॉड करना होता है तो कंपनी क्रिएट करके करते हैं, पार्टनरशिप नहीं। वो है क्या? लिमिटेड लायबिलिटी।
आज मेरा जो इंस्टीट्यूट है तुलसन एजुकेशन हब, इसका मैं सोल प्रोप्राइटर हूं। अगर मेरा इंस्टीट्यूट लॉस में चला जाता है तो मेरे इंस्टीट्यूट के सारे एसेट्स को सेल आउट कर दिया जाएगा। हमने डिसॉल्व करना सीखा था, सेल आउट कर लिया जाएगा। और उसके बाद भी पैसे कम पड़ जाते हैं तो मेरे घर के सामान भी बेच दिए जाएंगे जो मेरे नाम पर हैं, ठीक है। मेरे कपड़े भी उतार के ले जाएंगे अगर पैसे कम पड़ गए तो। मीन्स माई लाइबिलिटी वॉज अनलिमिटेड। So when you do a business as a sole proprietorship or as a partnership firm, your liability is limited. There is always a risk of liability कि आपका liability जो है unlimited है। लेकिन in the company form of business, the liability is limited. किसकी? कंपनी की liability limited नहीं है। Once again, कंपनी की liability limited नहीं है। यहाँ मैं थोड़ा explanation लिखता हूँ। The liability of the owners is limited to the extent of the unpaid share or the amount of guarantee given as the case may be। तो ये क्या बोल रहा है कि जो ओनर होता है, अब यहाँ ओनर कौन होता है? जो उस कंपनी के शेयर परचेज करता है उसे ओनर बोला जाता है। तो याद रखिएगा कि मुकेश अंबानी जो है वो रिलायंस का ओनर नहीं है, ही इज अ शेयर होल्डर, ठीक है। कंपनी में ओनर्स को शेयर होल्डर बोला जाता है। कि कंपनी एक अलग पर्सन है, कंपनी की एक कैपिटल है जिसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है लोगों में। सो मुकेश अंबानी इज नॉट द कर्ता धर्ता और द ओनर ऑफ द बिजनेस। पर क्यों मुकेश अंबानी की कंपनी बोला जाता है? बिकॉज ही इज द मेजर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। क्योंकि उसके पास मेजर शेयर है इसलिए वो कंट्रोल उसके पास आ जाता है, इसलिए उसको बोला जाता है कि मुकेश अंबानी की कंपनी है। सो यहाँ पर जो लायबिलिटी है ओनर की वो कैसी होती है? लिमिटेड होती है। कितनी लिमिट होती है? टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर। मतलब क्या? मतलब ये कि मेरे पास भी रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं। पर्सनली हरीश तोलानी मैंने खरीदे, तो मैं ओनर हूँ भाई साहब, छोटा मोटा इंसान नहीं हूँ, रिलायंस कंपनी का ओनर हूँ। ये बात और है, 0.0000001% की शेयर होल्डिंग है मेरे पास, पर ओनर हूँ, ठीक। सो मैंने शेयर्स खरीदे, फॉर एग्जांपल मैंने परचेज करे 100 शेयर्स और एक शेयर की कीमत 1500 है, ठीक। मतलब मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 1,50,000। तो मेरी लायबिलिटी कितनी है? 1,50,000 है। मतलब जो कंपनी है वो मुझसे 1,50,000 से ज्यादा का अमाउंट ले ही नहीं सकती है। और अगर ये पैसा मैंने दे दिया है तो कंपनी उसके बाद तो मुझसे एक पैसा भी नहीं मांग सकती। चाहे कंपनी को लॉसेस हो, कुछ भी हो जाए, कंपनी के एसेट्स बेच दिए जाएंगे लेकिन मेरे पर्सनल एसेट्स को हाथ नहीं लगाया जाएगा। मेरी लायबिलिटी लिमिटेड थी टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर। अनपेड का मतलब क्या होता है? 100 शेयर्स थे, 1500 का एक था, मैंने अभी तक सिर्फ 1000 रुपए दिए हैं। 100 शेयर्स पे मैंने अभी 1000 रुपीज दे दिया है, मतलब 1 लाख दिया है। तो मेरी लायबिलिटी कितनी है? अब मेरी लायबिलिटी जो है वो है 100 शेयर्स इंटू 500 रुपीज। क्यों? क्योंकि मैंने बाकी 1000 रुपीज दे दिए हैं, तो अब वो मुझसे 50,000 से ज्यादा पैसा नहीं मांग सकते, एक पैसा भी उससे ज्यादा नहीं। तो हमारी लायबिलिटी, ओनर की लायबिलिटी, शेयर होल्डर की लायबिलिटी कितनी लिमिट रहती है उसकी? टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर। ये समझ में आया? ठीक है। इसलिए जो बड़े बड़े धोखेबाज है ना, ये अपना कौन है, बुड्ढा कौन है यार, ये जिसको जवानी चाहिए, विजय माल्या। वो बुड्ढे का नाम आते, कंपनी का नाम आती है विजय माल्या, दिमाग में आ जाता है। था मस्त है लेकिन किंगफिशर, छोड़िए, नो कमेंट्स। ओके, ध्यान कहीं और चला गया था मेरा। हाँ, तो उसने क्या करा, देखो आप हम उसके पर्सनल एसेट्स पर
कोई भी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उसने जो फ्रॉड किया वो कंपनी के थ्रू किया है, और कंपनी एक सेपरेट पर्सन है, तो हम कंपनी को पकड़ेंगे, कंपनी के एसेट्स को बेच देंगे। ठीक, अब हो सकता है कि सर ऐसा एक स्टूडेंट पूछ ले मुझसे, सर मतलब क्या मैं कोई भी फ्रॉड कर सकता हूं? प्राइमा फेसी यस, कंपनी के नाम से। क्या आप कंपनी बनाओ, बैंक से लोन लो और कंपनी को डुबा दो, ठीक है, तो आप कंपनी किसको पकड़ेगा? लॉ किसको पकड़ेगा? कंपनी को पकड़ेगा, आपके पर्सनल एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या मैं फ्रॉड कर सकता हूँ? प्राइमा फेसी यस, लेकिन लॉ में ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पर अगर कुछ ऐसा पता चल जाता है कि डेलिबरेटली फ्रॉड किया गया है, तो आपके पर्सनल एसेट्स पर भी पहुंच सकते हैं। मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा, वो कंपनी लॉ का टॉपिक है जिसको वहां पर डिस्कस करा जाना चाहिए। बट जनरली जो लोग फ्रॉड करते हैं वो कंपनी करते हैं, बिकॉज लाइबिलिटी लिमिटेड है। और इवन जब बड़े बड़े बिजनेसेस चालू होते हैं ना, तो कंपनी फॉर्म में ही होते हैं, बिकॉज बड़े बिजनेस में बड़ा पैसा लगा है, रिस्क भी ज़्यादा है, तो हमारा घर बार भी लूट सकता है, हम पूरी तरीके से कंगाल हो सकते हैं और रास्ते पर आ सकते हैं, EMI करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर करने के लिए वो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं, बिकॉज इट गिव यू अ लीजर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, एक बेनिफिट देता है। ठीक, ओके, सो दिस इज लिमिटेड लाइबिलिटी। And one of the most important, another important feature is transferability of share. पार्टनरशिप फर्म में हमने पढ़ा था कि अगर मैं पार्टनर हूं, मैं अपनी जगह अपने बेटे को भी पार्टनर नहीं बना सकता until unless सारे पार्टनर जो हैं एग्री ना हो जाएं। ठीक है, तो वहां क्या है, वहां ट्रांसफर ऑफ शेयर या ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट वाज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, वहाँ प्रोहिबिशन था या रेस्ट्रिक्शन था। लेकिन कंपनीज के साथ एक बढ़िया चीज क्या है, शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली। आज मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूँ, अब मुझे नहीं चाहिए, मैं किसी और को सेल आउट कर सकता हूँ विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो ये एक फायदा होता है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। एंड second last, owners and management are separate. जैसे मेरा बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर, आई एम ओनर, मैं चाहूं तो अपने यहाँ एक मैनेजर रख लूं मैनेज करने के लिए, मैं चाहूं तो खुद मैनेज कर लूं, मेरी मर्जी है। ठीक, पार्टनरशिप फॉर्म में भी हम 4-5 पार्टनर थे, हम लोग चाहें तो एक मैनेजर रख लें जो सारा काम देखे बैठकर, जो सारी डिसीजन मेकिंग करे, हम लोग घर पे बैठे रहें, या फिर हम खुद ही अपना काम करें। जनरली खुद ही हम काम करते हैं। ओनर और मैनेजमेंट सेम हो सकता है, लेकिन कंपनी में ये पॉसिबल ही नहीं है कि ओनर और मैनेजमेंट सेम हो जाए। रीजन बीइंग, एक कंपनी के लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स होते हैं। अब वहां पर छोटे छोटे डिसीजन के लिए अगर ओनर से पूछना पड़ा तो सारे ओनर से पूछना पड़ेगा, तो कहाँ ये करोड़ लाखों ओनर्स के पास एक एक के पास जाएंगे? मतलब एक एम्प्लॉय रखना है तो सारे ओनर से पूछने जाओ, साल भर तो पूछने में लग जाएगा। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग ताकि इजी हो, फास्ट हो और प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो सके, इसलिए कंपनी में क्या करा जाता है, ओनर्स को अलग रख दिया और मैनेजमेंट को अलग रख दिया। ओनर्स क्या करते हैं, ओनर्स एक रिजोल्यूशन पास करके, एक डिसीजन लेकर कुछ लोगों को, 5, 6, 7, 8 लोगों की टीम को चूज करते हैं, जिनको मैनेजर्स बोला जाता है, जो आपने बहुत बार सुना होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे आर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी विच हैज बीन चूजन बाय द ओनर बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन। सो वही सारा मैनेजमेंट करते हैं और हर डिसीजन के लिए उनको ओनर से पूछना नहीं पड़ता है। ओनर्स ने एक काम किया, मैनेजर्स को चूज कर लिया, अब सारी कंपनी को रन वही करेंगे। सो क्योंकि छोटे छोटे डिसीजन मेकिंग में आप एक एक ओनर से पूछ नहीं सकते हो, इसलिए मैनेजमेंट को आपको सेपरेटली रखना ही पड़ेगा। कंपनी में जब बिजनेस होता है तो लार्ज स्केल पर होता है। ठीक है, सो ओनर्स एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट। ठीक, एंड लास्ट, कॉमन सील। कॉमन सील मीन्स, कॉमन सील इज द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। अब हमें पता है कंपनी सेपरेट पर्सन है,
वो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अपने नाम से सारे एग्रीमेंट्स कर सकती है, लेकिन एग्रीमेंट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सिग्नेचर की जरूरत होगी। सो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद तो सिग्नेचर कर नहीं सकती, इसलिए एक कॉमन सील बनाई जाती है। तो हर वो डॉक्यूमेंट जहां पर कंपनी एग्रीमेंट करती है उस पर कॉमन सील होता है, प्लस कुछ 1 या 2 डायरेक्टर्स के सिग्नेचर होते हैं, तो माना जाता है कि ये कंपनी ने सिग्नेचर कर दिया। ठीक है, तो देयर इज ऑलवेज अ कॉमन सील फॉर एवरी कंपनी। सो दीज आर द फीचर्स। हाँ जी, कॉमन सील लगाने कॉमन जॉब सील क्या बोल रही हो? कॉमन सील सर, कॉमन सील तो है कंपनी या सिग्नेचर, बट लगाता कौन है डॉक्यूमेंट? वही डायरेक्टर्स जो मैनेजमेंट जो मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि वही सारे बिजनेस को मैनेज करते हैं। ठीक है, ओनर्स तो लगा नहीं सकते, सबके पास थोड़ी ना एक एक सील होगी, नहीं तो मेरे पास भी रिलायंस की सील पड़ी होती है अभी। ठीक है, सो मैनेजर्स आर देयर, वो मैनेज कर रहे हैं, तो उन्हीं के पास सारी सील। और इवन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ जहां सील लग गया मतलब कंपनी ने साइन कर दिया, ऐसे तो कोई भी फ्रॉड कर लेगा, भैया सील लगा दो कंपनी। नहीं, सील विथ जो भी उनके रूल्स उन्होंने बनाए होंगे, 1 डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर और 3 डायरेक्टर। तो अगर मैंने रूल बनाया है कि 2 डायरेक्टर्स, तो कंपनी का सील प्लस साइन ऑफ 2 डायरेक्टर, ये अज्यूम किया जाएगा कि हाँ यहाँ अब कंपनी का सिग्नेचर है। ठीक है, सो इट इज लाइक दैट। वो डिटेल में आप, वैसे तो मैं डिटेल में पढ़ा सकता हूँ बहुत, लेकिन कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हम अकाउंट्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं। सो दिस इज द फीचर्स ऑफ द कंपनी। नाउ यू हैव टू डू वन थिंग, आपको खुद को डिफरेंसेस पता करने हैं, आप खुद डिफरेंसेस पढ़ेंगे। बहुत सारे डिफरेंस तो मैं आपको अभी समझाते समझाते बता चुका हूँ। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। जो कंपनी होती है उसको जॉइंट स्टॉक कंपनी बोला जाता है। वाई जॉइंट स्टॉक कंपनी बोला जाता है उसको? क्योंकि उसमें मिक्स होता है सबका पैसा, इसलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी बोला जाता है। तो ये आप खुद कर लेंगे। इसमें समझाने लायक जो है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ विद एवरी पॉइंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ कंपनी। तो ऐसे तो बहुत सारी टाइप्स ऑफ कंपनीज रहती हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी, ये कंपनी, वो कंपनी, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अगर ब्रॉडली मैं कैटेगराइज करूं, ब्रॉडली बिल्कुल ऊपर लेवल पर, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनी। वन इज, जैसा कि शुरुआत में मैडम जी ने हमको बताया, पब्लिक कंपनी। सेकेंड इज प्राइवेट कंपनी, एंड नेक्स्ट इज हॉट टॉपिक, नया नया टॉपिक आया है, 1 पर्सन कंपनी। तो याद रखिएगा 1 पर्सन कंपनी में से एक OTQ बनने के चांसेस हैं, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है। सो ब्रॉडली देखा जाए बिल्कुल हायर कैटेगरी पर, तो 3 टाइप की कंपनीज हम बोल सकते हैं। नाउ व्हाट इज पब्लिक कंपनी? क्या होता है पब्लिक कंपनी? More than 50% government. ओके, यही आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शौर्य, नॉट फ्रॉम यू ओनली, फ्रॉम एवरीवन, फ्रॉम मोस्ट ऑफ देम। जनरली सबको यही लगता है पब्लिक कंपनी मींस गवर्नमेंट कंपनी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, अगर पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी क्या है? सरकारी कंपनी। Public means at more than 50%. हाँ जी, सर, बोलो बोलो। सब पब्लिक कंपनी वो कंपनी जो अपने फंड शेयर से कलेक्ट करती है, मतलब उसका जो कैपिटल बिल्डअप होता है वो शेयर से होता है, जिसमें बाहर वाले लोग भी एज एन ओनर बन पाते हैं। यस एग्जैक्टली, बट नाउ थोड़ा सा इसको हम प्रॉपरली आते हैं डेफिनेशन पर, नहीं तो फिर वो याद नहीं है सीन 3 इडियट्स का, अरे कहना क्या चाहते हो, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन, सो कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है? बहुत बढ़िया चीज बोला, अ कंपनी which is not a private company is a public company. Oh my god, इतनी डिफिकल्ट डेफिनेशन मैंने जिंदगी में नहीं पढ़ी। तो एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी होगी।
अगर ऐसा है तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या होगी? जो पब्लिक नहीं है। नहीं, इतने भी बेवकूफ नहीं है ना कंपनी एक्ट वाले। तो ये तो यही बात हो गई। सर निशा कौन है? जो हरीश नहीं है। अच्छा, तो हरीश कौन है? जो निशा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं। तो प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया है, प्राइवेट कुछ रूल्स बोले गए कि ये रूल्स फॉलो करोगे तो ही आप प्राइवेट कंपनी कहलाओगे, और वो रूल अगर ब्रेक हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली पब्लिक कंपनी की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है। हाउएवर कुछ चीजें हैं जो डिफाइन करी है इन्होंने, वैसे मुझे आपको यहाँ नहीं बताना जरूरी नहीं है बिकॉज वो बिजनेस स्टडीज का पार्ट है, बट मैं बता देता हूँ क्या होता है। पहला तो ये बोला कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी, ये ऑफिशियल डेफिनेशन है। दूसरा क्या बोला? पेड अप शेयर कैपिटल जो होता है वो ₹5 लाख होता है। मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स होते हैं। मिनिमम की स्पेलिंग भी गलत लिखी है। मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स, मिनिमम ऑफ 7 सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइबर्स मीन्स मेंबर्स, मैक्सिमम तो जितने हो सकते हैं, नो लिमिट फॉर मैक्सिमम। ये कुछ चीज़ें हैं जो पब्लिक कंपनी को डिफाइन करती है, जितना मैं आपको अभी जानना चाहिए। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, वो फिर टॉपिक को डाइवर्ट कर देगा। अब आते हैं प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी के साथ ये नहीं बोला कंपनी विच इज़ नॉट अ पब्लिक कंपनी, इतना बेवकूफ़ नहीं है, जितना हम समझते हैं उतना है नहीं। इन्होंने डिफाइन कर दिया। क्या बोला? प्राइवेट कंपनी क्या होता है? उन्होंने बोला अ कंपनी whose आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सबको पता होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो अ कंपनी whose आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हैज following restrictions and prohibitions will be as private company। आर्टिकल ऑफ, एक कंपनी जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये 3-4 चीजें लिखी होंगी वही कंपनी प्राइवेट कंपनी होगी, और इसमें से एक कंडीशन भी अगर टूटी तो वो कंपनी ऑटोमेटिकली पब्लिक कंपनी बन जाएगी, पब्लिक कंपनी की कैटेगरीज में आ जाएगी, और उसके ऊपर वही रूल्स एप्लीकेबल होंगे जो पब्लिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल हैं। और अगर उन्होंने वो फॉलो नहीं किया तो पेनल्टी। ठीक, कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन है? फर्स्ट, रेस्ट्रिक्ट्स राइट टू ट्रांसफर द शेयर ऑफ द कंपनी। पब्लिक कंपनी में शेयर्स जो होते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं पब्लिक कंपनी में, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर प्रोहिबिशन नहीं है, मनाही नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? आप किसी बाहर वाले पर्सन को अपने शेयर सेल आउट नहीं करोगे। जितने मेंबर्स आप हो प्राइवेट कंपनी के, आपको अगर शेयर नहीं चाहिए आप बेच सकते हो, लेकिन अपने ही मेंबर्स को बेचना, और आपके ही मेंबर्स अगर नहीं खरीद रहे हैं तो वापस उसी कंपनी को दे देना, पर किसी बाहर वाले पर्सन को आप नहीं दोगे। रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है ना। दूसरा, द नंबर नहीं, द मैक्सिमम मेंबर्स कैन नॉट एक्सीड 200 इन केस, या तो छोड़ो उलझाते नहीं, सिंपल। द मैक्सिमम मेंबर्स कैन नॉट एक्सीड 200, 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं, मतलब एक प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा शेयर होल्डर्स, मेंबर्स, सब्सक्राइबर्स नहीं हो सकते। पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है। ठीक। तीसरा क्या बोला? प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिट्स मतलब सख्त मनाही है। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक to subscribe
or any securities of the company। मतलब क्या कि एक प्राइवेट कंपनी अपने कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स को पब्लिकली इनवाइट नहीं कर सकती कि आओ मेरे कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स परचेज करो, और ना ही कोई पर्सन आउटसाइडर जो है वो सब्सक्राइब कर सकता है प्राइवेट कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स। मतलब पब्लिक कंपनी क्या होती है ना, जब उनको शेयर्स चाहिए होता है तो वो न्यूज़पेपर में, मार्केट में एडवर्टीजमेंट देते हैं दैट भैया हम अपने शेयर को इशू कर रहे हैं, एनीवन हु वांट्स टू बाय आवर शेयर आ जाइए खरीदने, ठीक है, हमें ऑफर करिए। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी ये नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी को प्राइवेटली सारे काम करने पड़ते हैं जो उनके एग्जिस्टिंग मेंबर है। समझो एक प्राइवेट कंपनी, उसकी शेयर कैपिटल है, नाउ यू वांट मोर शेयर कैपिटल, तो आपके ही जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है आप उनको पर्सनली ईमेल, लेटर वगैरह जो भी आपकी कंपनी का प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू आप उनको बोलेंगे कि भैया और शेयर्स खरीदने हैं तो खरीद लो, हमारी कंपनी इशू कर रही है। बट आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द रेस्ट्रिक्शन जो आपको अच्छा, इनमें से एक भी कंडीशन टूटता है तो आप पब्लिक कंपनी बन जाते हो। मीन्स अगर आपके मेंबर जो है 200 से 201 हो गए, आप पब्लिक कंपनी की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख लिया कि हमारे शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, आप पब्लिक कंपनी के कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक। इसके अलावा, इनके अलावा प्राइवेट कंपनी की और क्या पहचान है? और ये पहचान है कि मिनिमम शेयर पेड अप शेयर कैपिटल ₹1 लाख मिनिमम है, मैक्सिमम की बात नहीं करिए, मिनिमम है 1 लाख। मिनिमम मेंबर्स बताइए कितने मिनिमम मेंबर्स होंगे? 2 हाँ सर, 2 मेंबर्स 2 एक्सेप्ट इन 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी बोलते हैं उसको, 1 पर्सन कंपनी। क्योंकि 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट भी आ गया तो इन्होंने इसलिए थोड़ा लॉ को चेंज करा, इसके आगे लिख लिया एक्सेप्ट, क्योंकि ओपीसी में आपका 1 पर्सन रह सकता है, 1 पर रह क्या सकता है, 1 पर्सन ही होगा, तभी तो 1 पर्सन। हाँ जी, तो जब इन्होंने इनवाइट ही नहीं किया पब्लिक को अपने शेयर्स खरीदने के लिए, तो ये 200 लोग बने कैसे? 200 लोग शुरुआत में आपने जब अपना कंपनी बनाया होगा, 200 तक की तो लिमिट है ना आपके पास, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग में भी आपको इनविटेशन न्यूज़पेपर में या पब्लिकली अनाउंस नहीं करना है, ठीक है। जैसे सुनो, मेरे घर में पार्टी है, ठीक है, तो मैं इनवाइट करूंगा ना लोगों को, आ जाओ पार्टी है। किनको करूंगा? जो भी मेरे नॉन लोग होंगे, ठीक है ना। क्या मैं न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देता हूँ क्या? नहीं सर। मेरी शादी होगी तो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया था? नहीं सर। लेकिन अच्छा शौर्या, आई एम मैरिड। और लेकिन जब सामूहिक विवाह होता है उसका एडवर्टीजमेंट आता है, ठीक है। सो इसी तरीके से जब तुम अपनी प्राइवेट कंपनी बनाओगे, तुमने सोचा चलो हरीश सर आप और मैं मिलकर खेलते, आई मीन टू से बनाते हैं प्राइवेट कंपनी, तो तुम क्या बोलोगे? ओके सर, पैसों की जरूरत है, अपने जितने भी रईस लोग हैं उनसे बात करते हैं, चलो उनको बोलेंगे देखो भैया हमारे पास कॉन्सेप्ट है, पैसा लगाओ हमारी कंपनी में। सो इस तरीके से आपने अपने मेंबर्स इकट्ठा कर लिए, ठीक है। चलिए, यस सर। सो एनी कंपनी विच इज नॉट, अच्छा यहाँ पर एक और चीज लिख लेते हैं, मिनिमम डायरेक्टर्स थे वहां पर। अच्छा नहीं, मैंने यहाँ क्या बताया था? मिनिमम डायरेक्टर्स। यहाँ मैंने मिनिमम मेंबर्स नहीं बताया पब्लिक कंपनी में आपको। पब्लिक कंपनी में नहीं लिख लिया था, 7 सब्सक्राइबर लिखा था ना, सब्सक्राइबर्स और मेंबर्स एक ही बात होते हैं। यहाँ पर 2 है, डायरेक्टर नहीं लिखे थे, सो मिनिमम डायरेक्टर 2 होते हैं यहाँ पर, मिनिमम डायरेक्टर्स 2। इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन अकाउंट्स के लिए हमें ज़रूरी नहीं है। 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी क्या होता है? जिसमें एक सिंगल पर्सन कैन स्टार्ट द कंपनी। अब इसमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन रहते हैं 1 पर्सन कंपनी, क्योंकि जोखिम भरा काम है।
मैंने आपको बताया ना, लायबिलिटी लिमिटेड रहती है तो लोग अपने हिसाब से दिमाग चला सकते हैं, जिनके पास ज़्यादा दिमाग होता है। मेरे पास तो बाल भी ज़्यादा नहीं है, तो दिमाग कहाँ से ज़्यादा होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, दिमाग ज़्यादा हो सकता है। नो रिलेशन, सॉरी। सो इसमें बहुत सारे और भी लॉज रहते हैं, रूल्स रहते हैं, वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं, बट एक मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इसमें ज़रूरी रहता है। द पर्सन स्टार्टिंग द वन पर्सन कंपनी should a natural person and resident of India। ये एक कंडीशन जो आप याद रखिएगा कि नेचुरल पर्सन होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो एक आर्टिफिशियल पर्सन भी कंपनी का मेंबर हो सकता है। मींस रिलायंस इंडस्ट्री के नाम से टाटा स्टील्स के शेयर्स परचेज कर सकती है। ठीक है ना, हमने पढ़ा है कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को परचेज कर लिया। कैसे परचेज कर लिया? उसके शेयर्स खरीद लिए। ठीक है, तो आर्टिफिशियल पर्सन एक मींस आप कंपनी कैन स्टार्ट अ न्यू कंपनी विथ इट्स ओन नेम। अ कंपनी कैन स्टार्ट अ न्यू कंपनी विथ इट्स ओन नेम। मीन्स एक आर्टिफिशियल पर्सन भी कंपनी को स्टार्ट कर सकता है, नई कंपनी को। लेकिन वन पर्सन कंपनी के लिए नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीजें एटलीस्ट वन डायरेक्टर होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, वन पर्सन है तो। बट याद क्या रखना है, शुड नॉट बी मोर देन 15, नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर। 15 से ज़्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकते। और भी एक लिमिट है कि इतने, हाल फिलहाल हम इतना ही ध्यान रखते हैं। वो बिजनेस स्टडीज में आप पढ़ेंगे डिटेल में, वन पर्सन कंपनी। सो दिस इज काइंड ऑफ कंपनी। इज इट क्लियर? ओके, सो गाइज आज थ्योरी है, हम थ्योरी ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, बट थ्योरी इज इम्पोर्टेंट। ये द काइंड्स ऑफ कंपनी, मैं 3 काइंड ऑफ कंपनी आपको बताया। मिनिमम कैपिटल है क्या सर? हाँ, पेड अप शेयर कैपिटल मैंने लिखा इसका ना, इसमें ओबीसी। हाँ, ओपीसी में मिनिमम नहीं होता है, मैक्सिमम होता है। कि अगर आपकी इससे ज्यादा कैपिटल हो गई तो भैया वन पर्सन कंपनी आप नहीं रह सकते। ठीक है, तो मिनिमम नहीं है इसमें, क्योंकि वन पर्सन है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल नहीं बताया। ओके, नाउ लेट्स कम टू इम्पोर्टेंट नहीं, डायरेक्ट पार्ट पर। क्योंकि हम जब कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, कंपनी अकाउंट्स हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। 12th में हमारा सिलेबस रेस्ट्रिक्ट कहाँ तक है? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ओनली। हम सिर्फ कैपिटल के बारे में ही पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। कौन सी कैपिटल? शेयर कैपिटल। तो चलिए सीधे वहीं पर आ जाते हैं। पहले तो बता जाते हैं शेयर क्या होता है। व्हाट इज शेयर? बताओ, व्हाट इज शेयर? Smallest unit of capital. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हाँ। unit which has its own face value. Share is what? Share is the unit, smallest unit of capital। या इसको अगर इजी लैंग्वेज में बोले तो पार्ट ऑफ कैपिटल। शेयर का मतलब क्या है? मेरा शेयर कितना है? ठीक है ना, तुम लोग तो कुछ देते ही नहीं हो शेयर मुझे। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल मीन्स इट्स पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। इसीलिए कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको कभी भी कैपिटल नहीं बोला जाता। इट इज सेड एज शेयर कैपिटल बिकॉज द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज बाय मेनी पर्सन्स। इसलिए कंपनी की कैपिटल को शेयर कैपिटल ही बोला जाता है, और हम भी शेयर कैपिटल वर्ड ही यूज करेंगे। चलिए, तो अब आते हैं, शेयर पढ़ लिया। अब काइंड्स ऑफ शेयर्स, काइंड ऑफ शेयर रहते हैं।
So two types. Preference share and equity shares. कौन कौन सा बेटा? Preference shares and equity shares. Yes, only two types of shares are there, equity shares and preference share. एक करके पढ़ते हैं. Yes. कोई बताएगा इक्विटी शेयर क्या होता है? अंजलि बताओगी क्या होता है इक्विटी शेयर? इतना पता है कि मतलब equity shares are the actual owners of the company and they are the residual owners Okay. and they get dividend after the preference shareholder gets. वेरी गुड. मतलब फुल ऑन बिजनेस स्टडीज मैंने अच्छे से पढ़ लिया है. चलिए, इक्विटी शेयर को कंपनीज एक्ट 2013 की डेफिनेशन में पढ़ते हैं. बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन है. अब ऑब्वियसली आप मेरे एक्सप्रेशन से समझ गए होंगे कुछ ना कुछ कांड होगा. क्या बोला है? अ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर इज इक्विटी शेयर. एक्चुअली यही है. क्योंकि देखिए, आप इक्विटी शेयर को प्रॉपरली डिफाइनिंग नहीं कर सकते हो. ठीक जैसे अंजलि ने बोला, सर इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जो एक्चुअल रियल ओनर्स होते हैं. अब रियल ओनर को आप डिफाइन कैसे करोगे डिटेल में कि कौन है ओनर, क्या क्या करता है? ओनर तो सब कुछ करता है. ओनर प्रॉफिट भी शेयर करेगा, ओनर लॉस भी शेयर करेगा, ओनर वोट भी करेगा. तो ओनर तो मेन पर्सन है, तो उसको आप कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते. इसलिए उन्होंने इक्विटी शेयर को डिफाइन नहीं किया. उन्होंने क्या बोला, भैया तुसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, नहीं तो तुसी इक्विटी शेयर होल्डर हो. क्योंकि आप ही करता धरता हो कंपनी के, आप ही रियल ओनर हो. जय हो इक्विटी शेयर वालों की. ठीक ऐसा. तो इन्होंने इसलिए क्या बोला, अ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर इज अ इक्विटी शेयर. फिर डिफाइन कर दिया प्रेफरेंस शेयर, है ना सिमरन? ये लोग ऐसा नहीं बोलेंगे विच इज नॉट अ इक्विटी शेयर इज अ प्रेफरेंस शेयर. डिफाइन करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर क्या है? देखिए, प्रेफरेंस शेयर बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन अगर ब्रॉडली आप इसकी डेफिनेशन देखो तो क्या बोला, अ शेयर विच हैज एट लीस्ट, हैज क्यों आएगा, हैव आएगा, प्लूरल है तो, which have at least two of the following क्यों है, at least two preferences. प्रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है? प्रायोरिटी. जिनके पास कम से कम, आप उनको 10 तरीके की प्रायोरिटी दे सकते हो, बट 2 तरीके की प्रायोरिटी देना कंपलसरी है. कौन सी? जैसा अंजलि ने कुछ कुछ इक्विटी के बारे में बताया. पहला, प्रेफरेंस ऑफ डिविडेंड. सेकेंड, प्रेफरेंस ऑफ कैपिटल. आप और 10 तरीके के प्रेफरेंस उनको दे दो, भैया तुम्हारे को, तुमको ये फायदा भी दे रहे हैं, तुमको ये फायदा भी दे रहे हैं, दे दो, कोई दिक्कत नहीं. पर ये 2 फायदे तो बाय डिफॉल्ट उनके पास होते ही होते हैं. शेयर होल्डर्स को ये वाले प्रेफरेंसेस नहीं होते हैं. तो पहला क्या? प्रेफरेंस ऑफ डिविडेंड. प्रेफरेंस ऑफ डिविडेंड मतलब जब भी कंपनी डिविडेंड देगी तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को देने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड देना पड़ेगा. जब तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को नहीं देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को डिविडेंड नहीं दे सकते. प्रेफरेंस ऑफ डिविडेंड. सेकंड, प्रेफरेंस ऑफ कैपिटल. जब भी कंपनी अपनी कैपिटल को वापस करेगी ओनर्स को, अभी तो मैंने तुमसे पैसा लिया है, अब मैं जब वापस करूंगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वापस किया जाएगा. उसके बाद अगर पैसा बचा तो हम इक्विटी शेयर वालों को देंगे. और यही अंजलि ने वर्ड यूज करा था, सर वो रेसिडुअल ओनर रहते हैं. रेसिडुअल मतलब बचा कुचा जो बच जाता है ना, वो मिलता है. ठीक है. सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस रहता है डिविडेंड का, प्रेफरेंस रहता है कैपिटल का. ऐसे शेयर्स जिनके पास प्रेफरेंस नहीं होता उसे इक्विटी शेयर्स बोलते हैं. ठीक. नाउ देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर. बहुत सारे टाइप्स हैं. ठीक, वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो तो
है भी नहीं, अपने इसमें पार्ट भी नहीं, अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, बिजनेस स्टडीज का पार्ट है, तो वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर हमको समझ में आ गया। अब आते हैं कैपिटल पर, शेयर कैपिटल। बस यहीं तक आना था मुझे। शेयर कैपिटल, इसके शेयर कैपिटल तो हमने पढ़ लिया। द एक्यूमुलेटेड कैपिटल फ्रॉम ऑल द ओनर्स इज नोन एज शेयर कैपिटल। यहाँ हमको क्या पढ़ना है, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। कितने तरीके की शेयर कैपिटल रहती है, काइंड्स ऑफ शेयर नहीं पढ़ रहे, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ रहे हैं। अब आएगा मजा। ठीक, पहला ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल को पहले मैं डिफाइन कर देता हूं, फिर मैं समझाता हूं। इट इज द कैपिटल, इट is the capital written in the MOA, in the capital clause of MOA of the company। ये वो शेयर ऑथोराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है गाइस, जिस कैपिटल के साथ आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाते हो। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो ना, तो आपको अपनी कंपनी का MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है। उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज होता है जिसको बोलते हैं कैपिटल क्लॉज। 6 क्लॉज होते हैं, 6 क्लॉज में से एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज, जिसमें आप अपने बिजनेस की कैपिटल को डिफाइन करते हो कि मेरी कैपिटल कितनी शेयर्स में डिवाइडेड होगी और एक शेयर का वैल्यू क्या होगा, उसको आप बोलते हो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल ऑफ द कंपनी। इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं या नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। अब इसका यूज क्या है, इज द मैक्सिमम कैपिटल which a company can issue to the shareholders। ये पॉइंट याद रखिए। ये मैक्सिमम कैपिटल होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने अपना कंपनी बनवाया, MOA मैंने उसमें लिखा दिया, और MOA में लिखा कि मेरा ऑथोराइज्ड कैपिटल जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 1 लाख शेयर्स इंटू ₹100 ईच, 100 रुपए का एक शेयर होगा। मतलब मेरे कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कितनी हो गई, 1 करोड़। इसका मतलब क्या है कि मैं कंपनी की लाइफ टाइम में 1 करोड़ से ज्यादा पैसा 1 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स में इशू ही नहीं कर सकता हूं, इससे ज्यादा शेयर्स में इशू नहीं कर सकता हूं। तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन पूछे कि सर मैंने 1 करोड़ से रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन अब मेरा बिजनेस बड़ा हो गया है, मुझे और पैसा चाहिए, तो क्या मैं नहीं ला सकता? ला सकते हैं। आपको फिर अमेंड करना पड़ेगा अपना MOA, अमेंडमेंट करवाना पड़ेगा, फिर आप उसको इंक्रीज करवा दीजिए लिमिट को, तो आपकी ऑथोराइज कैपिटल चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो 2 पॉइंट आपको याद रखना है, क्या ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अब जब OTQs आते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे OTQs देखे हैं, OTQs में आ जाएगा व्हाट इज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। उसमें आपको ये A वाला ऑप्शन भी दे देगा, C वाला भी ऑप्शन दे देगा, कौन से पे टिक लगाओगे? CPT में क्वेश्चन आया था। और ऑप्शन भी नहीं दिया A एंड C बोथ। अब तो कोई एक ही टिक लगाना पड़ेगा। हाँ जी, C नहीं लगाएंगे, A लगाएंगे। अगर आपको सिंगल आंसर चूज करना होगा ना, तो ये है, A वाला चूज करेंगे। अगर OTQ आता है और दोनों ऑप्शन है, ठीक, ये जो C पॉइंट है ना, ये एक्चुअली लीगल पॉइंट नहीं है, ये एक्ट में लिखा नहीं हुआ है ऐसा। ये तो मैं आपको इसका डेरिवेशन, इम्प्लीकेशन बता रहा हूँ कि ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या है, एक कंपनी के पास इससे ज्यादा की अथॉरिटी नहीं है। ये तो इसका मीनिंग फाइंड आउट किया हमने।
ठीक, एक्चुअल जो लिखा हुआ है वो ये है, तो आपको जब आंसर टिक करना पड़ेगा आप ए वाला ही टिक करोगे। Am I clear on that? बहुत बढ़िया। तो दिस इज ऑथोराइज कैपिटल। उसके बाद ऑथोराइज कैपिटल क्या के बाद सेकेंड इज इशूड शेयर कैपिटल। कैपिटल क्या है? इट इज दैट पार्ट of the subscribed capital which is issued to the public, vendor, director for cash or other than cash। मतलब ये क्या बोल, सॉरी मैंने यहाँ एक वर्ड गलत लिख लिया। इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब नहीं, इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। मतलब आपका इशूड कैपिटल क्या होता है? आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब आप इतने पैसे शेयर्स के थ्रू मंगवा सकते हो। तो मैंने तो बोला मेरी कंपनी की कैपिटल 1 करोड़ होगी, लेकिन मुझे हाल फिलहाल 1 करोड़ की जरूरत नहीं है कंपनी को। हमारी कंपनी को 50 लाख की जरूरत है। तो हम लोगों को बोलेंगे ऐसे, सुनो सुनो दुनिया के लोगों, हमें पैसे की जरूरत है, 50 लाख शेयर, 50,000 शेयर्स हम लोग इशू कर रहे हैं, 100 रुपए का एक है, जो खरीदना चाहता हो खरीद लो। सो आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो आपने एक्चुअली पब्लिक को या किसी और पर्सन को दे इशू कर रहे हो, मतलब बुला रहे हो कि ले लो भाई, उसे आप बोलते हैं इशूड कैपिटल। देखिए अभी तक दिया नहीं है, अभी हम बुला रहे हैं, आन दो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला मेरी कोचिंग में 100 बच्चे होंगे, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे ऑथोराइज्ड, पर मैं 50 का एक बैच बनाऊंगा अभी। तो मैंने एडवर्टीजमेंट दिया, ठीक है, एडमिशन ओपन्स, ओनली 50 स्टूडेंट्स विल बी एडमिटेड। तो 50 क्या हो गया? इशूड हो गया। अभी आए नहीं है मेरे पास, अभी मैंने एडवर्टीजमेंट दिया है, ये 50 का बैच होगा, जल्दी आओ, सीट्स फिलिंग फास्ट। मतलब लोगों का अभी एक भी सीट फिल नहीं होता, फिर भी एडवर्टीजमेंट में लिखा रहता है फ्यू सीट्स लेफ्ट। ओ माय गॉड, कितनी डिमांड है आपकी मार्केट में। सो दैट इज इशूड। इशूड मतलब आप लोगों को बुला रहे हो, तो ऑथराइज का पार्ट होता है। दूसरी चीज आप ऑथराइज के बारे में क्या याद रखेंगे? issued share capital is always shown at the full face value of the share। मतलब क्या है? मतलब फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू के बारे में मैंने आपको कैश फ्लो चैप्टर में बताया था। फेस वैल्यू मतलब आपके शेयर की जो कीमत होती है ना, ओरिजिनल वैल्यू, ये जैसे ये लिखा है ना 1 लाख शेयर, ये नंबर ऑफ शेयर है, पर कितने का एक है? 100। सो 100 इज द फेस वैल्यू। 100 जो है वो आपका फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ 1 शेयर, इट इज नोन एज फेस वैल्यू। सो फेस, तो ये क्या बोलना चाह रहा है? इशूड शेयर कैपिटल जो है ना, आप हमेशा फुल फेस वैल्यू पर ही शो करोगे। मतलब मैंने 50,000 शेयर इशू करे हैं। सुनो, इसको एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला सुनो दुनिया के लोगों, 50,000 शेयर्स ले लो, एक शेयर की कीमत 100 रुपए है, बट आप मुझे इंस्टॉलमेंट में देना। इंस्टॉलमेंट मतलब 100 रुपए मांग रहा हो ना, अभी 60 रुपए दे देना पर शेयर पर, एक महीने बाद फिर 40 रुपए दे देना एक शेयर पर। तो इंस्टॉलमेंट पे मंगवाया। तो मैंने अभी कितना मंगवाया? अभी मैंने 60 मंगवाया। 60 मैंने उनसे मंगवाया, कॉल करा, सुनो दे दो। तो मैंने कॉल तो 60 करा, लेकिन जब मैं अपनी बैलेंस शीट में इशूड शेयर कैपिटल शो करूंगा तो उसे मैं 50,000 इंटू 100 पर ही शो करूंगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ना, ये वैसे मैं बताता नहीं हूँ जब मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, बट क्या है कि OTQs आते हैं ना हमारे अब कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर, तो आपको एक कहानी बना के दे देगा। अ कंपनी हैज इशूड 1 लाख शेयर ऑफ ₹100 ईच, however it issued 50,000 shares to the public on which they have called 60 per share. What will be the issued share capital of the company?
तो क्या होता है, बच्चे बोलते हैं अरे वाह बहुत इजी क्वेश्चन है, मजा आ गया, 50,000 है, 60 का कॉल करा है, 50,000 इंटू 60। नहीं, इशूड कैपिटल इज ऑलवेज शोन ऑन द फुल फेस वैल्यू। हम फुल फेस वैल्यू पे शो करते हैं। ठीक है, देखिए एक्चुअली पैसा पब्लिक से आया नहीं है। इशूड शेयर कैपिटल का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसा आ गया। इशूड शेयर कैपिटल मतलब आप तो बोल रहे हो आओ भाई शेयर खरीदो, ठीक है, इसलिए हमें उसे कहाँ शो करना पड़ता है, फुल फेस वैल्यू पे शो करना पड़ता है। जिनको नींद आ रही है जाग जाओ, चाय पी लो। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। चलिए, सो जो एनर्जी मैं शो कर रहा हूँ थ्योरी को पढ़ाते वक्त, थोड़ा चेहरे पे स्पार्क लाइए। हाँ जी, एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्या कंफ्यूज हुआ बताओ। सर ये जो आप बोल रहे थे कि इशूड कैपिटल कितना होगा अगर 60 पर शेयर हमने मंगवाया है, तो वो देखो, निकालेंगे कैसे? मेरी फीस 11,000 है, मैंने बोला 2 इंस्टॉलमेंट में दे दो, 6,000 और फिर 5,000, ठीक। Yes, तो sir. मैंने तुमसे अभी 6,000 मंगवाया, लेकिन जब इशूड शेयर कैपिटल शो करूंगा तो मैं पूरी 11 बताऊंगा 11,000 है। बस यही बोल रहा हूँ कि जो इशूड शेयर कैपिटल आपने मंगवाया जितना भी हो उससे मतलब नहीं है, आप उसे शो कितने पे करोगे, फुल फेस वैल्यू पर। ये बोलना चाह रहा हूँ। क्यों? क्यों ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इशूड शेयर कैपिटल जो है वो एक्चुअल वो कैपिटल नहीं है जो आपके पास पैसा आ गया। इशूड शेयर कैपिटल तो ये बताती है कि कितने रुपीस की कैपिटल मैं इशू कर रहा हूं, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं 11,000 पर, ठीक है, 11,000 पर पढ़ा रहा हूं, ये बताने के लिए कि मैं 11,000 पर पढ़ा रहा हूं। तो आप जब शो करोगे इशूड को, आप फुल फेस वैल्यू पे शो करोगे, ठीक है। Yes, sir. अभी तक लोगों ने शेयर खरीदे नहीं है, अभी तो आपने बुलाया है। सुनो सुनो दुनिया के लोगों, सबसे बड़ा है मिस्टर गोगो। तो मिस्टर गोगो ने एक कंपनी खोली जिसमें उन्होंने 50,000 शेयर इशू करे हैं। खरीदना है तो खरीद लो, बस अभी इतना ही हुआ, अभी खरीदे नहीं है, ठीक। Yes, चलिए sir. अब आते हैं खरीदी वाले पार्ट पर, आन दो। सो इशूड कैपिटल के बाद आती है आपकी शेयर कैपिटल पे आती है। इसलिए मैं आपकी क्लास के पहले, मैं आज सुबह ही आपके बुक के OTQs पढ़ रहा था, ताकि जब मैं आपको थ्योरी समझाऊं तब मैं आपको बताते जाऊं कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आप को एक्सपेक्ट कर सकते हो और कहाँ से और किस तरीके से दे सकते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब अब आपने सब्सक्राइब कर लिया, उन्होंने बोला कि हम शेयर बेच रहे हैं और आपने अर्जी दे दी कि ओके मुझे इतने शेयर्स खरीदने हैं, ये लो पैसा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल का डेफिनेशन क्या बोलता है, it is that part of the issue share capital जो कंपनी ने इशू करा है उसका एक पार्ट होता है, which has been actually by the public, vendor, directors etc। मतलब जिनको आपने इशू करा था, सुनो शेयर्स खरीदो, वो था इशू, अब आपने एक्चुअली खरीद लिया तो वही कैपिटल बन गई सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। इसको मैं अगर एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं तो मैंने बोला 100 बच्चे पढ़ेंगे मेरी कोचिंग में ऑथराइज्ड, पर मैं 50 का एक बैच बनाऊंगा अभी, 50 इशूड, लेकिन एडमिशन सिर्फ 40 बच्चों ने लिया, तो 40 हो गया सब्सक्राइब, 40 बच्चों ने एक्चुअली एडमिशन लेकर एडमिशन फीस जमा कर दी, तो वो हो गई सब्सक्राइब, जिन्होंने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज क्या याद रखेंगे आप, सब्सक्राइब्ड कैपिटल बी मोर देन इशूड कैपिटल। मैंने लोगों को 50,000 शेयर के लिए बुलावा दिया था,
लेकिन मेरी कंपनी की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो मेरे पास जो एप्लीकेशंस आई, हमें भी शेयर दो, हमें भी शेयर दो, वो आ गई 70,000 लोगों की। तो मैंने 50,000 बोला था शेयर्स इशू करूंगा, मैं 50,000 से ज़्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकता किसी भी हालत में, किसी भी हालत में। सब्सक्राइब कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन इशूड शेयर कैपिटल। तो जो 20,000 एक्स्ट्रा आ गए हैं, उन्हें मुझे उसका कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा, या तो वापस भेज दो या इंतज़ाम करना पड़ेगा। क्या इंतज़ाम करेगा वो प्रैक्टिकली हम देखेंगे, ठीक। दूसरी चीज आप क्या याद रखेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज शोन एट द कॉल्ड अप वैल्यू। ऊपर मैंने क्या बोला था, इशूड शेयर कैपिटल कहाँ पे शो होता है, फुल फेस वैल्यू पे। पर सब्सक्राइब कैपिटल को आप क्या करोगे, कॉल्ड अप वैल्यू पे शो करोगे। मतलब सर देखो 50,000 शेयर आपने इशू करे, 100 का एक था, पर आपने लोगों को बोला जो भी इंटरेस्टेड है अभी 60 रुपए दे दो, अभी 60 रुपए दे दो, ठीक है। तो मैं अब जब सब्सक्राइब कैपिटल को शो करूंगा ना, तो 50,000 इंटू 60 पे शो करूंगा, क्योंकि ये एक्चुअली लोगों ने शेयर्स ले लिए हैं, तो इसे मुझे 60 पे ही शो करना पड़ेगा। तो क्या बोला, इट इज अ पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल विच हैज बीन टेकन बाय पब्लिक, इट कैन नॉट बी मोर देन इशूड कैपिटल, इट इज शोन ऑन द कॉल्ड अप वैल्यू। अब सब्सक्राइब कैपिटल के सब पार्ट्स होते हैं, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी समझाता हूं। तो 3A लिख लेता हूं यहां पर। 3A क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, इट इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल called by the company। मतलब वही 50,000 इंटू 60, मैंने अभी 60 ही मंगवाया ना, तो मैं इधर 50,000 इंटू 60 दिखाऊंगा। फिर बी मतलब जो शेयर सब्सक्राइब हो गए और मैंने पैसा मंगवा लिया, वो है कॉल्ड अप कैपिटल, मैंने कॉल कर लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 11,000 फीस है बच्चों, 6,000 रुपए दे दो अभी, तो 6,000 कॉल्ड अप है, क्योंकि मैंने सिर्फ 6,000 की कॉल करी है। बाद में 5,000 फिर मांगूंगा, ठीक है। तो जो 5,000 नहीं मांगे मैंने आपसे, उसे बोलेंगे अनकॉल्ड कैपिटल। अगेन सेम डेफिनेशन, इट इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज नॉट येट कॉल्ड बाय द कंपनी, नॉट येट कॉल्ड बाय द कंपनी, ठीक है। और एक तीसरा पार्ट भी होता है छुपा रुस्तम, वो है 3C। वो क्या है, रिजर्व। अबे तेरी ये क्या गया, रिजर्व कैपिटल। ध्यान रखिएगा ये कैपिटल रिजर्व नहीं है, रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में वही फर्क है जो आप में और मुझ में है, ठीक है। मतलब एक ही सिमिलरिटी है आप लोगों और मुझ में कि आप और मैं नेचुरल पर्सन हैं। वैसे मैं बड़ा हूं, आप छोटे हैं, मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट है, सो देयर इज हाउएवर नो कंपैरिजन। ऐसी रिजर्व कैपिटल का कैपिटल रिजर्व से दूर 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 कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है, कोई भी रिलेशन नहीं होता है। कैपिटल रिजर्व हमने पढ़ा है, कहीं ना कहीं सुना भी है, 11th क्लास में रिजर्व एंड कैपिटल वाले चैप्टर में पढ़ा भी है कि कैपिटल रिजर्व क्या होता है। कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट जो हमने जमा करके रखा है, तो मैं अभी उसकी बात नहीं करूंगा। रिजर्व कैपिटल क्या होता है, रिजर्व कैपिटल इट इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल नॉट येट कॉल्ड बाय द कंपनी। सर सेम तो है अनकॉल्ड की तरह, सुनो रुको पहले कंप्लीट करने दो। which is not yet called by the company and will be called only and only
in the condition of liquidation. रिजर्व कैपिटल, आपके लोगों ने जिन्होंने सब्सक्राइब करा है, आप उनसे पैसा मांगोगे, तो रिजर्व कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट होता है जो आप मंगवा ही नहीं सकते हो अपने शेयर होल्डर से। सिर्फ एक ही कंडीशन में मंगवा सकते हो, जब आपका बिजनेस बंद हो रहा होगा ना और आपको उस वक्त पैसे की जरूरत होगी, कमी पड़ रही होगी, तभी आप मंगवा सकते हो, अदरवाइज नहीं मंगवा सकते। ये जो अनकॉल्ड कैपिटल है ना, ये तो आप कभी भी मंगवा सकते हो, जब कंपनी को जरूरत हो, जब भी मर्जी हो, लेकिन रिजर्व कैपिटल आप नहीं मंगवा सकते। रिजर्व कैपिटल एक ही कंडीशन में मंगवा सकते हो, ओनली एंड ओनली, इसलिए लिखा है मैंने बुक में, ओनली लिखा है मैंने, ओनली एंड ओनली लिखा है, कंडीशन ऑफ लिक्विडेशन, जब बिजनेस बंद हो रहा होता है। तो रिजर्व कैपिटल हर कंपनी की हो नहीं हो, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कि वो रिजर्व कैपिटल अपनी रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। कुछ कंपनी रिजर्व कैपिटल मेंटेन करके चलती है, कुछ कंपनी नहीं करके चलती है, उनकी मर्जी है, कंपलसरी नहीं है। इज इट क्लियर? सर, हाँ, तो जब लोगों ने 20,000 के शेयर्स खरीदे, सपोज किसी एक ने 20,000 के शेयर्स खरीदे, उसका कॉल्ड अप कैपिटल जो था वो 15 था और उसने दे दिया, 5 अनकॉल्ड है अभी, तो उसकी तो लायबिलिटी उतने तक की है ना, 20 तक की, उससे ज्यादा वो क्यों देगा अगर लिक्विडेशन कर। तुमने कंपनी के शेयर्स खरीदे, यस सर, फिर क्या हुआ? मैं शेयर होल्डर बन गई। हाँ, कितने रुपीस के शेयर्स खरीदे? 20,000। 20,000 के। पैसे कंपनी ने कितने मंगवाए थे? 15,000। 15,000 हाँ, मंगवाए थे कंपनी ने, कि इतने ही वैल्यू थी शेयर की? फिलहाल इतने मंगवाए थे, वैल्यू तो 20,000 अभी की थी। देखो, तुम्हारा एग्जाम डाउट समझने के लिए ना, मुझे ये बताओ, शेयर की वैल्यू कितनी है? एक शेयर की वैल्यू नहीं, टोटल, तुम्हारे टोटल शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 20,000। 20,000। कंपनी ने कॉल कितना किया? 15,000। ठीक है, अभी 5,000 अनकॉल्ड है। अब तुम क्या बोलना चाह रही हो? तो सर जब, हाँ, तुमने 20,000 दे दिए? नहीं सर, 20,000 के परचेज किए हैं, आई मीन मैंने कहा है कि 20,000 के मुझे चाहिए, अभी कॉल हुए हैं कि 15 दे दिए, 5 बाद में देने। मेरे यहाँ एडमिशन लिया, मैंने बोला 11,000 मुझे चाहिए, हाँ, ठीक है, और मैंने बोला अभी मुझे 6,000 दो। यस सर। तुमने कितने दिए मुझे? 6,000। तुम्हारे एग्जाम्पल के हिसाब से 15,000। 15,000, मतलब मेरी फीस 11,000 है और तुम मुझे 15,000 दे रहे हो? इतनी अच्छी कब से हो गई? अरे सर, एग्जाम। मैं देखो इसलिए बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल के साथ रहो, तुम्हारा एग्जाम्पल क्लियर नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरी फीस 11,000 थी। यस मैंने सब लोगों को बोला कि भैया मुझे जो है वो सिर्फ अभी 6,000 दो, ठीक है, तुमने मुझे कितने दिए? सारे एग्जाम्पल के हिसाब से 6,000 ही दिए ना? हाँ तो फिर क्या टेंशन है तुम्हें? सर, रिजर्व। नहीं, तुमने मुझे 6,000 दिए, पर जो मैंने तुम्हें शेयर्स दिए हैं ना, उनकी वैल्यू 11,000 है। हाँ सर। अभी 5,000 मुझे तुमसे मंगवाना है, यस सर। तो जब मर्जी होगी मंगवाऊंगा। तो सर रिजर्व क्यों नहीं, मतलब जब एट अ टाइम वो 11,000 हो जाएंगे पूरे, कि आपको मिल गए पूरे 11,000, तो उसके बाद जो रिजर्व कैपिटल। देखो मैंने क्या करा, मेरी फीस 11,000 थी, मैंने बोला 1,000 रिजर्व रखूंगा, तो मैं 1,000 तुमसे मंगवा ही नहीं सकता हूं। मैं तुमसे मंगवाऊंगा कितना? 10,000 ही, उसमें से तुमने 6,000 दे दिया, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 4,000 की नहीं है, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 5,000 की नहीं है, 4,000 की है। फिर 1,000 मैं तुमसे एंड में ही मंगवा सकता हूँ, उसके पहले मंगवा ही नहीं सकता हूँ मैं। और अगर तुम मुझे दे रही हो, तुमने बोला सर आप तो फालतू की चीजें छोड़ो, आपके शेयर की वैल्यू 11,000 है, लो 11,000 ले लो, रखो, ऐश करो, ज्यादा रो मत मेरे सामने, ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने ज्यादा दे दिया, उसको मैं एडवांस की तरह अपने पास रख लूंगा। ओके सर।
समझी? या तो बोलो नहीं नहीं सर वापस करो मेरे 5,000, तो वापस कर दूंगा। अगर तुम बोलोगे नहीं सर वापस मत करो, आप तो रखे रहते हो, बाद में रोते रहते हो, मैसेज भेजते रहते हो पता नहीं कौन कौन से, तो आप तो रख लो, तो मैं उसको एडवांस की तरह ट्रीट कर लूंगा। Okay, sir. ठीक है? Yes, sir. So if I have paid more than the called up money, I will treat it as advance. Yes, sir. Okay. So सब्सक्राइब कैपिटल के 3 बच्चे, कॉल्ड अप मतलब जो मंगवा लिया, अनकॉल्ड जो आपने नहीं मंगवाया, रिजर्व कैपिटल जो आपने मंगवाया नहीं है और मंगवा भी नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस आपकी कंपनी लिक्विडेशन में नहीं जाती। ठीक है? ठीक है? सो गाइज आज हम इतना ही कर रहे हैं, वैसे पढ़ लेंगे और फिर से और नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपका प्रैक्टिकल पार्ट भी शुरू हो जाएगा। सो डोंट मिस द फर्स्ट क्लास प्रैक्टिकल की, अदरवाइज पूरा उलझ जाओगे। इस पूरे चैप्टर्स में जर्नल एंट्री ही जर्नल एंट्री है, कोई लेजर नहीं बनेगा। एक ज़्यादा से ज़्यादा कैश बुक बनाने को मिलेगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं, सब जर्नल है। जर्नल 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 जर्नल, ठीक है? कंपनी का आधार है जर्नल। ऐसा एक पोयम मैंने काव्या के लिए बनाई थी, पानी 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 जीवन का आधार है पानी। इज इट क्लियर गाइज? आज की क्लास में कोई भी डाउट? अरे यस नो तो बोल दीजिए भाई। नो सर। No, sir. No, sir. ओके गाइस, तो आज की क्लास यहीं पर ही समाप्ति की घोषणा करते हैं।